आज का पहला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपने सुना है नहीं सुना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या? बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। अब बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर कर सकते हो। क्या बोलेंगे? काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। और कह रहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? डी आंसर राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका कोमल जी। कह रहे जरा किस प्रकार का परिमाण वाचक विशेषण है बताइएगा। जैसे आपने कहा जरा सा भोजन दीजिए, आपने कहा जरा भोजन दीजिए, जरा दाल, जरा पानी देना, जरा पानी। तो जरा पानी मतलब जरा नहीं, जरा मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा पानी। तो पानी की विशेषता क्या बता रही है? थोड़ा बता रहा है। तो न्यूनता बोधक, श्रेणीवाचक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक, ये सब किसके हैं? ये सब आपके क्या कहते हैं? अगर आप परिमाणवाचक में जाओगे तो परिमाणवाचक, एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी लोग, बिल्कुल। तो ये जो अपना क्या कहते हैं परिमाणवाचक होता है ना मेरे भाई, परिमाणवाचक में श्रेणीवाचक भी आता है, पर्याप्तिवाचक भी आता है, तुलनावाचक भी आता है, याद रखिएगा, और न्यूनता बोधक भी आता है। ठीक है, हाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये श्रेणीवाचक हो गया। आपने कहा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ऐसे ये क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा। या फिर आपने कह दिया क्या कहते हैं बारी बारी, तो ये श्रेणीवाचक में आ गया। पर्याप्ति में क्या होता है? पर्याप्ति में केवल काफी, जैसे आपने कहा काफी मात्रा में, काफी मात्रा में, या काफी कह दिया, तो कॉफी नहीं काफी, एक मिनट, आपने कहा काफी, बहुत, अत्यधिक, अधिक, ये सब क्या है बच्चे? ये सब आपके पर्याप्तिवाचक है। तुलनावाचक में क्या होता है? तुलनावाचक में भी आ जाता है अधिक कम, अधिक कम, अधिक कम। ठीक है, हाँ बहुत ही एक इसमें आएगा, काफी में, ये पर्याप्त में काफी, केवल, केवल ऐसे आ जाएगा। ये आ जाएगा बस, आ जाएगा बस, क्रिया विशेषण बस आ जाएगा कि काफी है, केवल इतना, बस, मात्र, ये वाले शब्द आएंगे। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, पर्याप्तिवाचक। उसके बाद कह रहा है अधिक कम, ये तुलनावाचक में आता है। जरा, अल्प, ये सब किस में आता है? न्यूनता बोधक में आता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही। करेक्ट। जहां श्लिष्ट शब्दों से दो अर्थ लगकर, लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां श्लिष्ट की बात करें, श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब जहां एक अर्थ में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है, श्लेष वक्रोक्ति होता है, काकू वक्रोक्ति होता है, या वक्रोक्ति होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार के भी आप देखोगे तो भेद होते हैं इसके, श्लेष अलंकार के, यहाँ पे सॉरी, वक्रोक्ति अलंकार के भी भेद होते हैं। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ श्लेष है या वक्रोक्ति है, कौन सा है जरा बताइएगा। आंसर सभी लोग करेंगे, कमेंट स्पीड में थोड़ा सा आंसर करिएगा ताकि अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो श्लेष अलंकार में क्या होता है, यहाँ पे आपका श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्लेष वक्रोक्ति। ये श्लेष अलंकार का भेद है, मैं क्या कह रहा हूँ, वक्रोक्ति नहीं, श्लेष अलंकार का भेद है। सी वाला, एक श्लेष वक्रोक्ति होता है, काकू वक्रोक्ति होता है। तो यहां देखोगे जहां श्लिष्ट शब्दों से दो अर्थ लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है, मतलब जहां एक अर्थ के कई सारे अर्थ होते हैं, वहां क्या होगा? श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हो, एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हो। निश्चित तथा अनिश्चित किस विशेषण के भेद हैं? तो निश्चित अनिश्चित, अब देखो निश्चित अनिश्चित की बात कर रहा है, विशेषण के भेद। अब यहां पे अगर आप जाओगे संख्यावाचक विशेषण की बात करोगे, तो इसमें भी आपका क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक होता है, निश्चित होता है, और इसमें भी क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिमाणवाचक, परिमाण, केवल परिमाण की बात कर रहा है। वाचक अगर लगाओगे तो इसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है। तो यहां पे अगर आप कहोगे परिमाणवाचक, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। तो ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ना, इसके भी दो होते हैं। इसमें भी आपका एक निश्चित होता है और एक कौन सा होता है? आप कहोगे सर एक अनिश्चित होता है, याद रखेंगे। एक निश्चित होता है, एक क्या होता है मेरे भाई? एक आपका अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, संख्यावाचक आप करिएगा। कह रहा निश्चित तथा अनिश्चित किसके भेद है, कोई बताएगा? तो ये संख्यावाचक के भेद है, यहाँ पे करिएगा संख्यावाचक। यहाँ परिमाण नहीं है, खाली परिमाण लिखा है। अगर परिमाण वाचक होता या परिमाण बोधक होता तब ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग जी। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्वनाम के ठीक बाद क्या आता है, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए या फिर सर्वनाम के ठीक बाद स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये सर्वनामिक विशेषण बन जाता है सर्वनाम। क्लियर? गुड इवनिंग जी नैन्सी शुक्ला जी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, जरा बताएंगे, स्पीड में आंसर करिएगा। प्राण है, बहिष्कार है, अध्ययन है, कारण है। तो यहां प्राण होता है, प्राण नहीं होता है, आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा अध्ययन होता है बच्चे, क्या होता है आपको सर, अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा। और कारण होता है, कारण नहीं होता है, कारण होता है, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। बहिष्कार आपका सही लिखा हुआ है, तो बहिष्कार आंसर कर देंगे, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? वेरी गुड। निम्न में से विशेषण की उत्तमावस्था के शुद्ध रूप की पहचान कीजिए। अब आपसे कह रहा उत्तमावस्था कौन सी है ये बताइएगा, अधिकतम, मधुरतम, निकृष्टतम, अल्पतम। निम्न में से विशेषण की उत्तमावस्था के शुद्ध रूप की पहचान कीजिए, बताइएगा। उत्तमावस्था की बात कर रहा है, शुद्ध रूप की पहचान करना है। चलो जी आंसर छापो सभी लोग। अब देखो समझना, एक देखिए, अगर अवस्थाओं की बात करोगे, इसकी विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्थाओं की बात करोगे तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी मूलावस्था, एक होती है मूलावस्था, और एक होती है आपकी उत्तरावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, ठीक है, और एक होती है आपकी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था में क्या होता है बच्चे, मूलावस्था में जैसे आपने कहा मूल अवस्था, आपने कहा यहाँ पे सुंदर, या आपने कह दिया यहाँ पे मान लीजिए मधुर, तो मधुर क्या है, ये मूलावस्था है। इसकी उत्तरावस्था बनानी तो क्या कहोगे आप, यहाँ पे लिखा आपने मधुर, यहाँ पे लिखा मधुर, ठीक है ना, मधुर, और पीछे लगा दिया तर, तो ये मधुरतर हो गया। और इसकी उत्तमावस्था बनानी तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मधुर, और उसके बाद क्या कह दोगे, तम कह दोगे, तो ये मधुरतम बन जाएगा, ठीक है। ऊपर से ता और माँ लगा दोगे। जैसे मान लो एक शब्द है निकृष्ट, तो निकृष्ट क्या है, ये उत्तरावस्था, मूलावस्था है। इसकी उत्तरावस्था बनानी है तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे निकृष्ट, ये निकृष्ट और लगा दोगे तर। और उत्तमावस्था बनानी तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे निकृष्ट और उसके बाद लिख दोगे तम, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपको अल्प, अल्प क्या है, ये आपकी मूलावस्था है, तो इसकी उत्तरावस्था बनानी तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अल्पतर। और इसकी उत्तमावस्था बनानी तो आप क्या कहोगे, अल्पतम। मतलब विशेषण कोई भी शब्द हो, यहाँ से ता और मा लगा दोगे, यहाँ से ता और रा लगा दोगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ निकृष्टतम कह रहा है, ये नहीं होगा, देखो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा, यहाँ अल्पतम कह रहा है, होता क्या है, यहाँ अल्पतम कह रहा है, और यहाँ अल्पतम, अल्पतर, ऐसे करेंगे। फिर क्या कहेंगे, मान लो यहाँ पे अधिक है, मूलावस्था है ये, ठीक है, तो अधिक से अधिकतर और अधिकतम बन जाएगा। आंसर आपका ये वाला राइट बनेगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, जैसे आपने कहा सुंदर, ये मूलावस्था है, ठीक है। अब 2 में तुलना कर रहे हैं आप, जैसे आपने कहा से सुंदर, तो ये क्या बन गया, ये उत्तरावस्था बन गया। और सब में तुलना कर रहे हो आप, कहते हैं सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपकी उत्तम अवस्था बन जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का निर्माण नहीं किया गया, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में अलग अलग मिलती हैं, 2 या 2 से अधिक अलग अलग क्रियाएं। से सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम कह सकते हो, लेकिन मैंने वो वैसे किया है, से सुंदर, सबसे सुंदर वाला सीन याद रखिएगा। अच्छा, अब कह रहा हंसने और लगा, हंसने और कह रहा लगा, तो ये संयुक्त क्रिया है। अच्छा, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भेद? 11 भेद। अब हंसने लगा, ये कैसी संयुक्त क्रिया, आपको हंसने लगा मतलब स्टार्ट हो गई है क्रिया, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होगी। वह घर पहुंच गया, पहुंच और गया, तो पहुंच गया ये आपकी भाई समाप्ति बोधक हो गई। ये हाँ पहुंच गया, ये निश्चय बोल पड़ा, पहुंच गया निश्चय बोधक हो गया।
घनश्याम रो चुका है, रोना भी क्रिया, चुका भी क्रिया, ये समाप्ति बोधक हो गई। लेकिन उसने रोटी खाई, यहां केवल सकर्मक क्रिया का बोध होगा। किसका है? यहां पे आप देखोगे तो केवल सकर्मक क्रिया है। ये देखो दो अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन यहां पे केवल सकर्मक क्रिया है। डी वाला आंसर करिएगा। ये क्या बोलेंगे? कहोगे सर सकर्मक क्रिया, दो क्रियाएं नहीं है यहां पे। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दिए गए शब्द का समास क्या होगा? अनुस्मारक का समास क्या होता है? कोई बताएगा? तो इसको तोड़ोगे आप कहोगे सर अनु प्लस स्मारक, अनु मतलब पीछे, स्मारक मतलब याद कराने वाला, तो पीछे याद कराने वाला। लेकिन यहाँ इसको जब तोड़ोगे यहाँ क्या लगा हुआ है? आप कहोगे सर अनुपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद क्या आएगा? स्मारक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां भी उपसर्ग लगा हुआ हो वहां क्या होता है आपका? अव्ययी भाव समास होता है। बी वाला आंसर आप क्या कर दोगे? राइट कर दोगे। बोलो हाँ या ना? आंसर करते रहिएगा सभी लोग, रुकिएगा नहीं। चाहे आप 10 हो, 5 हो, 50 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंसर जरूर करिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अगला कह रहा है यार किस भाषा का शब्द है? जरा बताइएगा। यार मेरा सुपर स्टार सुना होगा आपने, हिंदी है, तुर्की है, अरबी है, फारसी। यार किस भाषा का? अब देखिए तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वो थोड़ा सा मारकाट वाले, जैसे आपने कहा चाकू, तुर्की भाषा का शब्द है। आपने कहा कैंची, तुर्की भाषा का शब्द है। आपने कहा बेगम, तुर्की भाषा का शब्द है, बेगम मारकाट वाली। आपने कहा बीबी, तुर्की भाषा का शब्द है। दरोगा से भिड़ो मार ठोक बजा के सही कर देगा। आवारा, आवारा तुर्की भाषा का शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तो ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। अरबी भाषा के शब्द ज्यादातर कानून से संबंधित होते हैं, जैसे आपने कहा अदालत, मुकदमा, मुकदमा, वकील, वकील, और क्या बोलेंगे? दफा, दफा, दफा। ठीक है, इंसाफ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। ठीक है ना, हाजिर, जज बोलेगा ना हाजिर हो, हाजिर। अल्लाह, अल्लाह, औरत, आदमी। ये सब कहाँ के शब्द हैं? ये सब अरबी भाषा से लिए गए। यार कहाँ का शब्द है बच्चे? यार फारसी भाषा, फारसी भाषा से लिया गया है यार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ भैया। भूकंप आना, सुनामी आना, धैर्यवान बनना, विचलित होना। तो आसन डोलना मतलब विचलित हो गए आप। आसन डोल रहा है मतलब आप क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। तो आसन डोलना विचलित होना हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? बताइएगा। निपात इसमें से कौन सा नहीं है? तो निपात जो वाक्य में बल देता है, जैसे आपने कहा भी हो गया, ही हो गया, भर हो गया, तो हो गया, क्या बोलेंगे? तो हो गया, तक हो गया, तक। ये सब निपात हैं आपके। लेकिन मैं यहाँ पे निपात नहीं है। मैं क्या है बच्चे? तो मैं आपका सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। निपात के भी 9 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं? एक तरीके से अव्यय ही होता है, लेकिन इसको अव्यय की श्रेणी में रखते नहीं है, मतलब भेद में नहीं रखते हैं, वैसे होता अव्यय ही। कह रहा कि इन पंक्तियों में अलंकार फूले काश सकल मही छाई, यहाँ पे छाई होगा, गलत लिखा है। फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ऋतु ऐसे लिखेंगे। तो कह रहा ऐसा लग रहा है जैसे जो फूले काल नहीं, फूले काश, काश सकल मही छाई। तो एक काश घास होती है लंबी सी, उसकी छाया जमीन पर पड़ने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा बुढ़ा गई हो, खत्म होने वाली हो। तो जहाँ पे जनु जानो जनु आ जाए, मनु मानो मनु आ जाए, जनु जानो जनु आ जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा मतलब कल्पना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2025 में ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। दृष्टांत अलंकार, जहां पे एक उदाहरण को देकर के, मतलब एग्जाम्पल से समझाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, उसे दृष्टांत बोलते हैं। पल्लव का विशेषण क्या होगा? कोई बताएगा? पल्लव, पल्लव किसे कहते हैं? पत्ते को एक तरीके से पल्लव कहा जाता है। तो पल्लव का विशेषण क्या होगा? जरा बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपको मेरी आवाज से, आपको मेरी आंखों से ये पता चल रहा होगा कि मैं आज मेरी तबीयत कितनी खराब है और मैं कितना थका थका सा लग रहा हूँ। एक बार भी आप लोगों ने नहीं पूछा, बताओ गलत बात है या नहीं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। पल्लव का क्या हो जाएगा? पल्लवन, पल्लव, पल्लवित या फिर पल्लवित।
तो पल्लव का क्या होता है मेरे भाई, पल्लव का पल्लवित होता है, इत प्रत्यय लगा करके इसका विशेषण बनाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। हाँ, ए वाला करिएगा, पल्लवन नहीं होगा, पल्लवित होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन पूछा था मिट्टी की बारात के लिए वर्ष 1974 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कौन बताएगा, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार तो आपको पता ही है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, साहित्य अकादमी, तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। 1955 में किसको, माखनलाल भाई साहब को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी, इनको मिला था, इनकी रचना थी हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए मिला था, याद रखिएगा, सॉरी हिम तरंगिणी, ठीक है। और ये जो मिट्टी की बारात ये रचना ये किसकी है, जिसको 1975 में मिला है, तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी के लिए, किसकी है, शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अज्ञे जी को मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए, नदी के द्वीप नहीं, नदी के पार द्वार कितनी नाव में कितनी बार, तो कितनी नाव में, कितनी नाव में, नाव में कितनी बार इनके लिए इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाकी इनकी रचना एक और है, नदी के पार द्वार, नदी के पार द्वार, ये किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर ये रचना है अज्ञे साहब की, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है हरी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, में भी आपसे पूछ ले तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, पूछ सकता है, अगर पूछ ले तो लिख दीजिएगा, ठीक है। इनकी एक रचना है, हाँ ये देखो ये गड़बड़ लिख दिया था मैंने, नदी के पार नहीं, आंगन के पार द्वार है, आप लोग बताते नहीं हो यार, आंगन के पार द्वार, अब मुझे भी बादाम खाना पड़ेगा। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर है। दिनकर साहब की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे इनकी एक रचना है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, कुरुक्षेत्र, वीर रस की प्रधानता रहती है इनकी रचनाओं में। कुरुक्षेत्र है, इतिहास के आंसू हैं दिनकर साहब के, क्या बोलेंगे, कुरुक्षेत्र है, इतिहास के आंसू, एक दो रचनाएं आप बता दो, इतिहास के आंसू भी इनकी रचना है, इतिहास के आंसू, और कोई बताएगा इनकी रचना दिनकर की, और कोई रचना, आंगन के पार द्वार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सूद किस भाषा का शब्द है, कोई बताएगा, सूद किस भाषा का शब्द है। अच्छा आपने भी उल्टा लिखा था, हो जाता है कभी कभी, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, सूद किस भाषा का शब्द है, ये भी आपका फारसी भाषा से लिया गया है, लेकिन सूदखोर हो तुम, सूद का मतलब जानते हो, ब्याज जो नहीं होता है एक्स्ट्रा, वो वाला, ये भी आपका फारसी का ही है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, देखो अघोष वर्ण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, अघोष होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके अघोष कौन से होते हैं, सा, शा और सा, ये भी क्या होता है बच्चे, अघोष होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, यारा लावा देखिए, अगर मैं सघोष की बात करूं तो सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है, ठीक है। प्लस आपका यारा लावा, ये भी क्या होता है, सघोष होता है। प्लस आपका हा भी क्या होता है, सघोष होता है। प्लस आपके सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर, ये भी आपके सघोष होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अघोष कौन सा है, आप कहोगे सर ये जो सा है ना, ये क्या है, अघोष है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सघोष है, क्लियर है। अगला, हेलो जी, स्वागत है आपका सोनिया जी। इनमें से द्विकर्मक क्रिया कौन सी है बताइएगा। बच्चे सारी मिठाई खा गए, श्याम केले और अंगूर खाता है, राम और श्याम घूमने जाते हैं, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। कौन घूमने जा रहा है, राम और श्याम घूमने जा रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक भी नहीं। घूमना क्या घूमने जा रहे हैं नहीं पता, अकर्मक क्रिया। कह रहे श्याम केले और अंगूर खाता है, सकर्मक है, लेकिन एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया। बच्चे सारी मिठाई खा गए, क्या खा गए, मिठाई खा गए, ये कैसी है, एक कर्मक क्रिया है। लेकिन इसको जरा पढ़िएगा, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है,
पिलाना क्रिया है, किसको पिलाता है? कुत्ते को पिलाता है। क्या पिलाता है? मतलब किसको पिलाता है? कुत्ते को क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। तो ये भी क्या है? आप कहोगे सर कर्म है। और ये भी क्या है? आप कहोगे सर कर्म है। तो ये क्या हो गया? बोले सर ये आपका द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो ये भी आज तो आसान है, खैर कर लोगे। जातिवाचक की बात कर रहा है दुनिया में जो बहुत हो, वैसे भारत एक है, रामायण एक है, मोहन एक है। ये क्या है? बोलो सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो दुनिया में एक हो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है, जो दुनिया में एक हो। ठीक है। पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। तो जयपुर ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है। लड़की जातिवाचक है आपका। बुढ़ापा क्या है बच्चे? भाव है, भाव। गंगा, हिमालय व्यक्तिवाचक है क्योंकि दुनिया में एक ही है। मनुष्य क्या है आपका? जातिवाचक है, बहुत सारे हैं। पुस्तक, पहाड़ और नदी बहुत सारे हैं दुनिया में। तो ये क्या है बच्चे? ये आपके जातिवाचक हैं। बी इज राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ये क्या हुआ भाई? हटाओ इसको, उड़ा दो फिर। अब गायब है तो गायब है, क्वेश्चन ही गायब हो गया यार, बताओ हम क्या करें। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। बढ़िया जी है, आज पश्चिमी हिंदी का फोड़ते हैं। तो पश्चिमी हिंदी स्वरसैनी से निकली है। किससे निकली है? बोलो सर स्वरसैनी से। किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली है जरा बताइएगा। देखिए स्वरसैनी से 3 निकली हैं, मैं थोड़ा सा समझाता हूं, इधर समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वरसैनी से आपकी कितनी निकली हैं? तो स्वरसैनी से निकली हैं 3। एक कौन सी? आप कहोगे सर एक निकली है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है। एक निकली है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी निकली है। और दूसरी कौन सी निकली है? यहीं से आपकी गुजराती भी निकलती है, गुजराती भी निकलती है। ठीक है। ये 3। अब पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकलती समझिएगा। एक तो निकलती है खड़ी बोली, आपकी 5 बोलियां निकलती हैं। एक निकलती है आपकी खड़ी बोली, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कौरवी कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा कौरवी किसे कहते हैं। एक आपकी निकलती है हरियाणवी, हरियाणवी ये भी पश्चिमी हिंदी की है, जिसको बांगरू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एक निकलती है आपकी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। एक निकलती है आपकी कन्नौजी, और एक आपकी निकलती है बुंदेली। ये सब कहां से है? पश्चिमी हिंदी से। भोजपुरी और अवधी अलग है। ठीक है। बांग्ला तमिल अलग है। भोजपुरी और बुंदेली अलग है। ब्रज भाषा और बुंदेली सही होगा, डी वाला आंसर राइट करिएगा। अब चूंकि भोजपुरी का जब जिक्र कर ही दिया है तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम तो बनता है। एक आपकी निकलती है मागधी, मागधी निकलती है, ध्यान रखिएगा। मागधी अपभ्रंश बोलते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। मागधी अपभ्रंश से कुछ बोलियां निकलती हैं, जैसे एक आपकी निकलती है बिहारी हिंदी, एक आपकी निकलती है असमिया, एक आपकी निकलती है बांग्ला, एक आपकी निकलती है उड़िया। ठीक है। अब देखिएगा बिहारी हिंदी जो है यहां से आपकी 2 निकलती हैं, एक पूर्वी बिहारी, एक पूर्वी बिहारी, और एक आपकी पश्चिमी बिहारी। ठीक है। पूर्वी में आपकी कौन सी? पूर्वी में आपकी मगही आ जाती है। लो ऐसे लिख देता हूं, देखो एक आपकी निकलती है मैथिली, एक आपकी निकलती है मगही, एक आपकी निकलती है भोजपुरी। ये दोनों पूर्वी हैं और ये पश्चिमी है आपकी। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा, कोई बताएगा? जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा, बताएंगे? जल्दी बता दो। हेलो, नमस्कार। पेपर हो गया? पेपर देने में बस थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी मैं डर निकालूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं क्लास में हूँ। नहीं नहीं, आप हम बात बता रहे हैं, आपको बुरा ना लगे सर। जल्दी बताओ। तो आप मत ठीक है, समझ ठीक आता है, ओके ओके ओके। है। चलो आ जाओ।
देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ध्यान रखिएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, विस्मय बोलते हैं, अचरज बोलते हैं जिसको। और विभत्स रस होता है, विभत्स नहीं विभत्स होता है, विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा मतलब घृणा की बात कर रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, स्वागत है जी आपका, कृति और कृति का मतलब क्या होता है? ये है कृति और ये है कृति। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग स्पीड में। 26 मिनट 22वें क्वेश्चन पे है, ठीक तो है? स्पीड तो सही है, स्पीड सही है। जिस दिन बातें ना हो स्पीड अच्छी होती है, वैसे बात कम ही करता हूं मैं। चलो जी, अच्छा एक क्वेश्चन हटाया भी तो है मैंने। ओके, 21 क्वेश्चन समझ लो। कौन बताएगा? अरे कृति मतलब नहीं जानते हो आप? इसका मतलब तो जानते होगे यार, इसका मतलब रचना होता है। तुलसी कृत ऐसे लिखते हैं ना, रचना। अब रचना एक ही में दिया है, उस कृति का मतलब होता है निपुण, दक्ष, पारंगत। बी वाला आंसर राइट होगा। अंतर्निहित शब्द का संधि करेंगे तो क्या निकलेगा बताइएगा। देखो यहां पे अगर मैं कहूं अंतर्निहित है, मतलब यहां पे विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि है आपकी। और विसर्ग संधि में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पे ये आधा सा आ जाए, जहां पे ये आधा सा आ जाए, जहां पे भी आपका ये वाला आधा सा आ जाए, ओ की मात्रा हो, गुण संधि ना हो, ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे 2 विसर्ग रख देना, बस ऐसे कर देना। ये सब किसके बन जाएंगे? विसर्ग संधि। जैसे यहाँ शब्द दिया है अंतर्निहित, समझिएगा, शब्द दिया है अंतर्निहित, अंतर्निहित दिया है तो ऊपर रा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखोगे अंत, रा को उतारोगे, यहाँ पे बिंदी मारोगे, उसके बाद आ जाएगा निहित। जो लिखा है लिख दो ऐसे, अंताधन निहित होगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? आपको कहोगे सर ये लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? कोई बताएगा? नागालैंड में, पुडुचेरी में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, और जम्मू और कश्मीर प्रांत में। डोगरी की बात कर रहा है, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। बताएंगे। अब देखो, डोगरी भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर साइड में बोली जाती है, डोगरा लोग बोलते हैं। तो डी वाला आंसर यहाँ पे राइट करिएगा। अंडमान निकोबार में अंडमानी भाषा एक होती है, वो बोली जाती है। और वो वाली भाषा आती, उसमें आती है कौन से परिवार में? आपके आश्रिक परिवार में जो आती है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। अशुद्ध आपको बताना है, प्रादेशिक है, माधुर्य है, व्याप्त है और प्रामाणिक है। अब देखो, प्रदेश था, पहले क्या था बच्चे? प्रदेश था, प्रदेश। इसमें एक प्रत्यय लगाया गया तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, प्रादेशिक बनेगा, सही है। मधुर था, या लग गया, पहले क्या था? ये मधुर था, मधुर, ठीक है। इसमें या लग गया, माधुर्य बन गया, ये भी सही है आपका। व्याप्त भी सही है भैया। ये प्रमाण था पहले, प्रमाण, और इसमें एक प्रत्यय लगाया गया, इसकी मात्रा इस पे, यहाँ पे दीर्घ आ बनेगा, मतलब ये प्रामाणिक हो जाएगा। क्या होगा? प्रामाणिक होगा, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के गलती कहाँ पे? यहाँ पे गलती है, यहाँ पे हैंग कर गया। कहाँ पे गलती है? आप कहोगे सर यहाँ पे गलती है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो गया। क्या सभी का डी है? वेरी गुड। कह रहा है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के बाद विराम होती है, यति होती है और 26 मात्राएं होती है, उसे कौन सा छंद कहते हैं? दिक्पाल, गीतिका, रोला, दोहा। आ जाओ। एक मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, एक ट्रिक दी थी मैंने सममात्रिक छंद को याद करने की। कि ट्रिक क्या थी? बड़ी प्यारी सी ट्रिक थी। 4 गीत गाने हैं आपको। किसके लिए? 4 गीत गाने थे, गीत गाने थे, हरि के लिए वो गीत गाने थे, हरि गीत, ठीक है। अब कैसे गाओगे 4 गीत? देखिएगा। और 4 गीत गाने के बाद अगर आपको याद करना है अर्धसम मात्रिक, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, अगर आपको अर्धसम मात्रिक याद करना है, अर्धसम मात्रिक, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको यहाँ पे 2 बार 16 देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा? आपको 2 बार 16 देखनी पड़ेगी भैया, ठीक है। अब पहले इसको देख लेते हैं। 4 गीत गाते हैं हर गीत के लिए, ध्यान से समझिएगा। चा से क्या होगा? आपको सर चा से चौपाई हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
रा से क्या होगा बच्चे, रा से रोला होगा। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। गीत से क्या हो जाएगा, गीत से आपका गीतिका हो जाएगा। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पे यति होती है। हरिगीत से क्या होगा, हरिगीतिका होगा, हरिगीतिका, और इसके उसमें 28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब 2 बार 16 देख लेते हैं। 2 से देखोगे तो क्या होगा बच्चे, दोहा होगा। दोहा में क्या होता है, पहला और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में, माफ करना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। बार से क्या हो जाएगा, बार से होगा बरवे। बरवे, बरवे का मतलब होता है 12-12 पहले और तीसरे में, 7-7 दूसरे और चौथे में, ठीक है। सा से क्या होता है आपका, सा से सोरठा होता है। ये दोहा का ठीक उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। दोहे का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखेंगे। बचा कौन सा, उल्लाला। ला से आपका उल्लाला हो जाएगा, और उल्लाला के प्रत्येक चरण में मतलब 15 और 15 पहले तीसरे में, उसके बाद 13-13 दूसरे और चौथे चरण में होती है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को। गुरुजी ये क्लास कितने टाइम तक चलेगी, बस 6 बजे तक चलेगी, 7 बजे तक चलेगी, 8 बजे तक चलेगी आपकी, 7 से 8 होती है। तो यहाँ कह रहा है जिसके प्रत्येक चरण में क्या हो, 26 मात्राएं हो, और 26 मात्राएं किसके उसमें है, गीतिका में है। आंसर आपका क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। क्या बताइएगा, सभी का बी आया है, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। अच्छा, इस पे अगर यति पूछे ना, देखो यहाँ पे अगर यति पूछे तो आप क्या करोगे, 11 और 13 पे यति होती है इसकी, 11 और 13 पे यति होती है, 11 और 13 पे यति, 14 और 12 पे इसकी यति होती है, इस ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप देखोगे, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। ईदगाह, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, ठीक है। कर्मभूमि, रंगभूमि, मानसरोवर, और कौन है, एक और है, मानसरोवर, सेवा सदन, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, और क्या बोलेंगे, ईदगाह, और यहाँ पे परीक्षा भी इनकी रचना है, परीक्षा, बड़े भाई साहब भी इनकी रचना है। झूठा सच नहीं है इनकी, झूठा सच ये पाकिस्तान बंटवारे पे लिखी गई है, ये यशपाल जी की रचना है, याद रखिएगा। झूठा सच किसकी है, ये यशपाल जी की रचना है, और ये लिखी गई है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा था उस पे, ठीक है। अगला कह रहा निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइएगा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अमीय का अमृत, अटखेली का पहले तद्भव है फिर तत्सम है, अष्टकेली होता है, अदरक का अदरक होता है, अणी का अनी होता है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अदरक का अदरक, अटखेली का अष्टकेली, अमी का अमृत, लेकिन ये गलत हो गया, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पे अनी यहाँ पे लिखते तब अणी कर देते, चल जाता है यहाँ पे ऐसे, मतलब डी वाला आंसर आपका क्या हो गया, राइट हो गया। इन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, और उल्टा कर दिया मतलब गड़बड़ कर दिया। क्लियर है सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सब नदियां में सब किस प्रकार का विशेषण है, आसान है। आपने कहा नदी, ये क्या है, विशेष्य नदियां, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, सब नदियां। आपने कहा भारत की सब नदियां, मैंने कहा भारत में कितनी नदियां हैं, तो जैसे ही मैंने कहा कितनी, मतलब आप गिनने की बात कर रहे हो। राधे राधे जी, स्वागत है। 10 बजे क्लास होगी, तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट, अच्छा ठीक है, लिंक टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। तो कह रहा है सब नदियां सब किस प्रकार का विशेषण है, तो आप गिन रहे हो भाई, हो सकता है 10 हो, 50 हो, 500 हो, तो ये संख्या निश्चित नहीं बता रहे हो, अनिश्चित बता रहे हो, गिनने की बात कर रहे हो,
तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर कह देते 2 नदियां, 3 नदियां, 10 नदियां तो निश्चित हो जाता। क्लियर है? परिमाण बोधक में नापने तोलने की बात करता है। सही पर्यायवाची क्या होगा? रमा का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? रमा को लक्ष्मी कहा जाता है, श्री बोला जाता है, हरिप्रिया कहा जाता है, विष्णुप्रिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इनको क्या बोलते हैं आपका, विभूति भी कहा जाता है। विभूति सिंधु की पुत्री है, सागर की पुत्री है, इसलिए इनको सिंधुजा कहा जाता है। इनको कमलासना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको इंदिरा बोला जाता है, इंदिरा। कामाक्षी दुर्गा जी, पार्वती जी। कामिनी किसको बोलते हैं? स्त्री को, नारी को, महिला को, देवी को, अबला को, वनिता बोलते हैं जिसको, रमणी बोलते हैं जिसको, रमणी। और क्या बोलेंगे? ललना कहते हैं, ललना। ठीक है। दामिनी किसे कहा जाता है? दामिनी कहा जाता है बिजली को, जिसको चपला बोलते हैं, चंचला बोला जाता है, तड़ित बोला जाता है, विद्युत कहा जाता है, घनवल्लरी या घनवल्ली बोला जाता है, घनवल्लरी या घनवल्ली। वज्र प्रिया बोलते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं, सौदामिनी कहा जाता है। ये सब किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट 10 फरवरी से पहले, मैंने बोला था 10 फरवरी से पहले आएगा। उससे पहले, इससे पहले जितनी वीडियो देख डालो उससे पहले नहीं आएगा। हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि कुंभ में जो हुआ है, मे भी कुंभ की वजह से डिले तो नहीं होना चाहिए। तो 10 तक आ जाएगा आपका, 10 फरवरी तक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पर्यायवाची कौन से नहीं है? विशिक, तीर, ईशु, मतलब परस्पर पर्यायवाची नहीं है। निषीध, मध्यरात, तिवाशर, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, अश्म, प्रस्तर, शिला। तो ये सब किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसके हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं? बाण के। कैवल्य, निर्वाण, ये सब मोक्ष के पर्यायवाची हैं। निशीथ किसका है बच्चे? ये जो निशीथ है ये रात का पर्यायवाची है, ठीक है। निशीथ का अर्थ होता है अर्थ मध्यरात्रि होता है, लेकिन ये जो वासर शब्द है ये दिन का पर्यायवाची है, ये दिवस का पर्यायवाची, ये याम का पर्यायवाची, ये वार का पर्यायवाची, वार बोलते हैं। रात का पर्यायवाची लिखना हो तो बताओ, लिख दो। चलो अगला कह रहा मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? श्रोता, वक्ता, लेखक। वक्ता किस में आता है? वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष, श्रोता सुनने वाला मध्यम पुरुष, लेखक किस में आता है? उत्तम पुरुष में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, श्रोता आपका मध्यम पुरुष में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर? नमस्कार जी रोहित जी। कह रहा है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? कोई बताएगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, खूब आता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? जिन्होंने एक रचना लिखी है, इनका नाम है, इनकी रचना का नाम है अधखिला फूल, खूब पूछी जाती है। अधखिला फूल इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी रचना है? कोई बताएगा? इनकी एक रचना जिसका नाम है प्री प्रवास। इनकी एक रचना है शुभते चौपदे, शुभते चौपदे। इनकी एक रचना है जिसका नाम है चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, ठीक।
इनका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद साहब है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, कौन सा है? आ जाओ फोड़ते हैं इसको। आप कहोगे सर अर्थ है, एक लगाओगे आर्थिक बनेगा। समाज है, कौन सी संज्ञा है? समाज, एक प्रत्यय लगाओगे सामाजिक बनेगा। विज्ञान है, एक प्रत्यय लगाओगे वैज्ञानिक बनेगा। प्रथम है, प्रथम, प्रथम विशेषण है ऑलरेडी, यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। तो विशेषण कौन सा नहीं है? बोलो सर ये, मतलब ये विशेषण से ही विशेषण बना है, भाववाचक संज्ञा नहीं। प्राथमिक, प्राथमिक कार्य कर दो पहले, ये विशेषण ही है, प्राथमिक विशेषण है। तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? मैं आपकी क्लास का टाइम डेली 7 बजे होती है फिरोज भाई। कोप का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कोप का विलोम क्या होगा? एक्चुअली आज थोड़ा सा जल्दी, मैं बहुत जल्दी उठा था, सही से सो नहीं पाया, कुछ काम था। और उसके बाद जीडी का आज पेपर भी था, पहला था, तो उसमें पूरा दिन बिजी रहा, इस वजह से एकदम एनर्जी वहीं पे चली गई। अभी रात को फिर क्लास है जीडी की, तो इस वजह से। चलो आ जाओ, कोप का क्या होता है? देखिए विलोम पूछ रहा है। क्रोध का क्या हो जाएगा? क्रोध का यहाँ पे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है, क्षमा कर दीजिएगा। रीझना का क्या बोलते हैं, आप बताइएगा आंसर करके। और यहाँ पे शांत होना चाहिए, कोप का कृपा, और कोप का शांत क्या होगा? जरा आंसर करके बताओ जल्दी से। कृपा होना चाहिए, शांत नहीं। क्रोध का शांत, कोप का कृपा करिएगा, वही कृपा करिएगा, कई लोग शांत ठोकेंगे। तो सी वाला होगा। शांत का यहाँ अशांत फिर हो जाएगा आपका, ठीक है। शांत का क्या होगा बच्चे? शांत का अशांत हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? रीझना का खींचना, रीझना मतलब आपके ऊपर रीझ गया हूं, प्रेम बरसना। खींचना मतलब चिढ़ना, तो रीझना का विलोम क्या कर देंगे? खींचना कर देंगे, ठीक है। हाँ, कृपा का कोप का कृपा हो जाएगा, क्रोध का क्षमा होगा, शांत का शांत करिएगा। कौन से वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है बताइएगा? तुम्हें यह काम करना होगा। अब तुम्हें और यह निश्चयवाचक है, तुम्हें क्या है? ये आपका मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। और यह जो है ये निश्चय है, निश्चयवाचक है। कह रहा है वे दरवाजे के पास खड़े हैं, तो वे ये जो है, वे ये क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक। हम कल मेला घूमने जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे जो है ये उत्तम पुरुष। क्या आप हमारे साथ मंदिर जाएंगे? क्या लग गया है? मतलब ये पहले तो प्रश्नवाचक, पहले क्या है बच्चे? ये प्रश्नवाचक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। कह रहे पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही युग्म क्या होगा? पाप और सूर्य का अर्थ, तो पाप और सूर्य, सूर्य का अर्घ होता है और पाप का अर्घ्य होता है। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। हाँ, स्पीड, रात वाला टाइम 9 बजे होता है, वो जीडी पे होता है बच्चे, बताएंगे। अर्घ होता है या नहीं? अर्घ्य तो होता है सूर्य पे पानी चढ़ाना, और अर्घ अलग हो गया। यहाँ पे क्या होगा? अघ होता है, अघ मतलब पाप होता है या पापी होता है। सूर्य को अघ करिएगा, तो यहाँ ए वाला आंसर करिएगा। अर्घ्य का मतलब पानी देना किसी को, अर्घ्य कहलाता है। अगला देखेंगे, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विषय स्थान में आते हैं, वे किस तरह के क्रिया विशेषण कहलाते हैं? मूल, मिश्रित, यौगिक, स्थानीय। देखो यौगिक में रूपांतरित होता है, स्थानीय मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये आपके क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो, ठीक है। मिश्रित होगा नहीं, मूल क्रिया, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के, तो जिसमें रूपांतरण नहीं होता वो मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो समझो थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं रूप के आधार पर, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 3 होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है मूल क्रिया विशेषण, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रित, वो स्थानवाचक, स्थानीय क्रिया विशेषण। यहाँ पे मिश्रित नहीं होता, याद रखिएगा। मिश्रित के स्थान पे आप
यौगिक कर सकते हो। ऐसे क्रिया विशेषण जो रूपांतरक के किसी विशेष, ओहो सॉरी, रूपांतरण की बात कर रहा है, माफ करना, इसको थोड़ा वो कर दीजिए, 1 मिनट फिर से लिखना पड़ेगा सब, रुको, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, गलत टिक लगा दिया। हाँ अब देखो फिर से बताता हूं, समझिएगा। किसके आधार पे? रूप के आधार पे, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 3 होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? मूल, यौगिक, स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल, यौगिक और स्थानीय क्रिया विशेषण, मिश्रित नहीं होता है। कह रहा है ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। विशेष स्थान की बात कर रहे हैं, तो अगर विशेष स्थान में आ जाए मतलब ये स्थानीय क्रिया विशेषण हो गए, क्योंकि विशेष स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विशेष स्थान में क्या, जब ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया, जैसे पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ऐसे शब्द जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तब वहां पे आपका क्रिया विशेषण कहलाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा वह मेरा सिर पढ़ेगा, वह मेरा सिर पढ़ेगा, वह मेरा सिर पढ़ेगा। तो पढ़ेगा क्या है? पढ़ेगा क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है सिर पढ़ेगा, मतलब सिर संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा आ गया, ये क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है, वह नहाकर सो गया, तो नहाकर यहाँ पे स्थानीय क्रिया विशेषण बोला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आते हैं। मूल क्रिया विशेषण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यौगिक क्रिया विशेषण जैसे वा से वैसा, या से ऐसा, ऐसे शब्द आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। 90, नापित, निगलना और नारियल। निगलना का तत्सम क्या होता है बच्चे? निर्गलन होता है, निर्गलन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नारियल का क्या होता है? नारियल का नारिकेल होता है तत्सम। 90 का नवति होता है। बचा कौन सा? नापित। नापित तत्सम शब्द है आपका। हाँ, नापित तत्सम शब्द है आपका, और इसका तद्भव क्या होगा? नाई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या सभी को क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनमें मुख बहुत अधिक खुले विवर्त स्वर कहा जाता है, विवृत स्वर। इसमें क्या आता है? बोलो सर, दीर्घ आ आता है। अर्ध विवृत में क्या आता है? लघु आ आता है, प्लस जो बड़े वाले संयुक्त स्वर हैं आपके, वो आपके किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके अर्ध विवृत में, लगभग मुंह आधा खुलता है इसमें। संवृत में क्या होता है बच्चे? संवृत में पहले अर्ध संवृत देख लो। अर्ध संवृत में क्या होता है? अर्ध संवृत में जो आपके छोटे वाले संयुक्त स्वर हैं, जैसे आपने कहा ए और ओ, ये इसमें आ जाएंगे। और संवृत में जो बचे हुए हैं, जैसे ई बचा, आई बचा, ऊ बचा, औ बचा, ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो मुंह सबसे ज्यादा किसमें खुलता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है वो विवृत स्वर कहलाता है। आ बोला आपने, पूरा मुंह खुल गया। आधा खुलता है अर्ध विवृत। वर्णमाला पढ़े हुए दिन बीत गए, अब जूनियर असिस्टेंट जब क्वेश्चन ठोकेगा तब फिर आप पढ़ोगे। तो आज के लिए ही इतना ही, क्योंकि इसके आगे की तथा है नहीं मेरे पास।